हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम एरोमेटिसिटी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, जितना भी बचा हुआ पोर्शन है इस वीडियो में कवर करते हैं। जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डाइमराइजेशन। ठीक है, डाइमराइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबिलिटी की वजह से वो क्या करते हैं, डाइमराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया आपके सामने दो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। तो वो किस तरीके से होगा, ये वाला बॉन्ड हमने मान लिया यहाँ जाएगा एंड ये यहाँ आएगा। तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा तो इस तरीके से कुछ बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो डाइमराइजेशन के बाद हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आप बोलेंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल इन नेचर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, किस में आ गया, नॉन एरोमेटिक। एंड यू नो वेरी वेल कि जो हमारे नॉन एरोमेटिक होते हैं वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मौका पाते ही क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट भी अच्छा है। क्या होता है, जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। दैट्स वाई जैसे ही उनको क्या होगा, मेटल्स मिलेंगे, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में ही वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिड्यूस। ठीक है, दैट इज़ कि जिस तरीके से पॉसिबिलिटी होगी उस तरीके से वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से यही लेते हैं, सिंपलेस्ट वन। ठीक है, तो आपके सामने ये है, इसमें हमने मेटल मिला दिया। चलिए 2 सोडियम हमने डाल दिए। ठीक है, 2 सोडियम है, दैट इज़ क्या होगा, पोटेशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, 2 पोटेशियम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब अपने पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, सोडियम। ऐसे ही पोटेशियम भी क्या है, अगर पोटेशियम लिया तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एंड 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जैसे ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, राइट। यहाँ आने की वजह से फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया एंड एक यहाँ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज आने की वजह से अब यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्या है, ये हमारा एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, पहले क्या था, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पॉसिबिलिटी है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मेटल्स की प्रेजेंट में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा क्या है, वो डाइमराइजेशन, दैट इज़ फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है, विच इज़ दैट कि आपके जितने भी डाइमराइजेशन होता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे डाइमराइजेशन नहीं करें तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए या फिर तो आप क्या करें, टेम्परेचर क्या करें, बहुत ही लो कर दें। ठीक है, टेम्परेचर लो कर दें, या फिर क्या हो सकता है, आप उसमें ऐसा सॉल्वेंट डाल दें जो कैसा हो, नेचर में इनर्ट हो। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट्स और विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाइमराइजेशन को रोक सकते हैं। ठीक है,
एंड जैसे कि आपके सामने अगर मैं बोल दूं कि ये ऐसा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सॉरी कुछ इस तरीके से आपके पास ये क्या है, ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि देखने में क्या लग रहे हैं आपको, अभी तो बहुत छोटे लग रहे हैं, पर आप इसी स्ट्रक्चर को जब खोल के लिखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, बहुत ही बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस जो इसकी डाइमराइजेशन की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसे कंपाउंड्स हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें क्या है, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो भी डाइमराइजेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी, इन सिंपली हम बताएं तो आपको ऐसे समझा सकते हैं कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और डीलोकलाइजेशन की वजह से जो भी एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। एक और तरीका है इसको बताने का, डिफाइन करने का, समझने का, विच इज़ वॉट, कि जो आपका एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, आपकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, उसमें से जो मोस्ट स्टेबल होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, उन दोनों की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे भी हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ थोड़े से और पॉइंट्स जान लेते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। दैट इज़ कि जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट इज़ रेजोनेंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने बात की थी क्या, लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट होती है, दैट इज़ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी बाहर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो आपकी जो डेल्टा एच होगी दैट इज एंथैल्पी, वो कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है, कम हो जाएगी, राइट। सो चलिए, ये थी कुछ जर्नल सी बात रेजोनेंस एनर्जी को लेके। मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पता लगेगा किसमें, क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चंस अराइज होंगे, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। अब इनमें से आपको मैं पूछूं, फर्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने है, इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आप मुझे स्टेबिलिटी बता दो। स्टेबिलिटी पता है तो आप आसानी से बता देंगे कि रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है सिस्टम में वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। सो वेरी सिंपल, इस वाली स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, रेजोनेंस ज़्यादा है, सॉरी कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, दैन दिस वन, एंड इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब भाई इसमें बताइए, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो बराबर हैं, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्जुगेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, दैट इज़ ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, फिर ये यहाँ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से भी वही प्रोसेस होगी, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से आएंगे एंड ये वाले इधर मूव करेंगे, दैट इज़ इस तरीके कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एक रेगुलर कॉन्जुगेशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है वो एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली कॉन्जुगेशन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, अच्छी ओवरलैपिंग के साथ कॉन्जुगेशन होने की वजह से हमारा जो
ये वाला सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस वन, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास क्रॉस हो रहा हो और एक में एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड वाला क्या होगा, हमारा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ओके, चलिए अब जो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली बात हुई थी वो आपको ऐसे कंपाउंड्स में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से इस वाले एग्जांपल में, यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस साइड भी सेम प्रोसेस हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी रेजोनेंस एनर्जी है इसकी ज़्यादा होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए फोर्थ एग्जांपल देखिए आप फटाफट और मुझे बताइए इसमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एंड किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको सब कुछ सेम दिख रहा है, बस आप एक अंतर देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे पास एंड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन नाइट्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दोनों क्या है, एरोमेटिक इन नेचर। कैसे हैं भाई, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन्वॉल्व होंगे इसमें रेजोनेंस में। तो यहाँ पे भी 6 पाई एंड यहाँ के इसके पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो 2 हैं केवल वही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम कैसे बताएंगे भाई कि कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, किस में एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारा खेल है इन इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जो जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में देगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी होगी और वो स्टेबल स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन ईजिली ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाएगा देन ऑक्सीजन, बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसकी, वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतनी टाइटली बांध के रखता है अपने पास, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमारी ये वाली स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल होगी देन दिस वन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन और लगा लीजिए, हाइड्रोजन मिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपने पहले देखी है क्या, शायद कभी नाम सुना हो, इसको हम लोग फ्यूरेन कहते हैं, इसको पायरोल कहते हैं, राइट। सो पायरोल और फ्यूरेन में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी, ठीक है, पायरोल की। उसके बाद में एक थायोफीन भी होता है, चलिए उसको भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। थायोफीन में क्या होता है, हमारे पास सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर इस तरीके से एंड उसके पास भी इस तरीके से होंगे लोन पेयर, ठीक है। अब आपसे अगर मैं इन तीनों में कंपेयर कराऊँ तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने आपको समझाई बिल्कुल वैसी ही होगी, पर इस चीज़ को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पहले कि अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो किसकी स्टेबिलिटी और किस में एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में आप, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।